हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव त्रिपाठी STS ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। आज हम विधानसभा के विषय में चर्चा करेंगे। विधानसभा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हम विधान परिषद को पढ़ चुके हैं और राज्यपाल को भी पढ़ चुके हैं। राज्य के विषय में हम इस टाइम चर्चा कर रहे हैं। केंद्र को हम समाप्त कर चुके हैं और राज्य में एंटर कर चुके हैं। केंद्र में हमने सभी वो चैप्टर्स पढ़े हैं जिनसे बहुत सारे प्रश्न आपके PTs में, वनडे एग्ज़ाम्स में आते हैं। पढ़ाने का तरीका मेरा प्रारंभ से ही ऐसा है, चीज़ों को, विषय वस्तु को मैं आपके समझ उसी स्तर का रखता हूँ कि आप ना सिर्फ PT में बल्कि मेंस में भी पूरा लाभ यहाँ से उठा सकें। तो आइए हम आज विधानसभा प्रारंभ करते हैं। विधान परिषद के विषय में आपने मुझसे पढ़ा है पिछले लेक्चर में। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। केंद्र के विषय में भी आपको कोई भी लेक्चर जो आपका मिस हुआ है या पुनः देखना चाहते हैं, या जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके पूरे केंद्र को पढ़ सकते हैं, जिसमें आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद में यही 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद की कई सारी कार्यवाहियों के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। एक एक कॉर्नर जहाँ से कहीं से भी किसी भी प्रकार के प्रश्न की कोई उम्मीद बनती है, प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, वो सारे चैप्टर्स मेरे द्वारा कवर किए गए हैं। केंद्र के सेक्टर में, राज्य के सेक्टर में हम आजकल चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधान परिषद तक पढ़ चुके हैं। आज निम्न सदन यानी विधानसभा, कहने को तो ये निम्न सदन है, संवैधानिक रूप से ये निम्न सदन है, लेकिन प्रमुख सदन यही होता है क्योंकि सरकारें इसी सदन से बनती हैं। तो उसी विधानसभा के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, विधानसभा को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा आपके दिमाग को मैं केंद्र की ओर ले जा रहा हूं, जिससे आप थोड़ी सी इंटरलिंकिंग कर सकें। इंटरलिंकिंग कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हम केंद्र में पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि हमारी कार्यपालिका द्विसदनीय है, यानी 2 सदन होते हैं। अगर केंद्र की बात करें तो वहाँ राज्यसभा और लोकसभा होती है, और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्यों में 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद ठीक उसी प्रकार है जो केंद्र में स्थान है राज्यसभा का, यानी विधान परिषद भी आपका उच्च सदन है और केंद्र में राज्यसभा भी उच्च सदन होता है। अगर हम निम्न सदन पर आएँ तो राज्य में विधानसभा जो आपके ऊपर लिखी हुई है वो विधानसभा निम्न सदन है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा होती है। तो लोकसभा के विषय में हमने आपको जो कुछ भी बताया है, लोकसभा के लेक्चर में आप जाके देखें और आपको काफ़ी कुछ इंटरलिंकिंग इसकी वहीं से मिलेगी डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों ही निम्न सदन हैं। इन दोनों में ही मुख्य रूप से सरकारों का गठन होता है। सरकारें कहाँ गठित होती हैं? लोकसभा से या विधानसभा से। यदि राज्यों की बात करें तो लोकसभा के चैप्टर को जरूर देखें, ये दोनों ही समतुल्य हैं। केंद्र में लोकसभा का वही कार्य है जो राज्य में विधानसभा का है, या यूं कहें कि दूसरे पक्ष में केंद्र में राज्यसभा का वही कार्य है जो स्थान राज्य में विधान परिषद का है। तो चलिए आते हैं अपने विधानसभा के ऊपर। तो जैसा मैंने आपको विधान परिषद में भी कुछ अनुच्छेद बताए थे, वही सारे अनुच्छेद यहाँ लिखे हुए हैं। ये कोई सेपरेट अनुच्छेद नहीं है, वहाँ भी यही थे, यहाँ भी मेरे द्वारा इसलिए लिख दिए गए हैं कि आप इनको बार बार पढ़ें और मनन करें। ये 4 प्रमुख अनुच्छेद हैं। इसमें से एक अनुच्छेद आपका पहला वाला विधानमंडल से है, दूसरा और चौथा विधान परिषद से है, और तीसरा आपका प्रमुख जो आप ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आर्टिकल 168 आपके विधानमंडल के गठन की बात करता है। 169 विधान परिषद के गठन की और समाप्ति की बात करता है, जिसके विषय में बहुत विस्तार से आपने विधान परिषद के बारे में पढ़ा है कि किन स्थितियों में गठन होता है, कैसे समाप्ति होती है। आर्टिकल यहाँ पे याद रखें, ये जो आर्टिकल 170 है ये इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है आपका, और ये है विधानसभा का गठन, आर्टिकल 170। और आर्टिकल 171 171 आपका विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। इस विषय में भी आप पिछले लेक्चर में बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है और आपकी समझ को बहुत अच्छे से विकसित करेगा। तो ये कुछ बेसिक आर्टिकल्स हैं, इनको याद करें। आर्टिकल्स एज इट इज़ याद करें, क्योंकि आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, आप विधानसभा पढ़ें या विधान परिषद पढ़ें, राज्यसभा पढ़ें या लोकसभा पढ़ें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सब में पढ़ने हैं। जैसे संरचना पढ़नी है, कार्यकाल पढ़ना है, कार्यकाल
सभा का यानी लोकसभा का, राज्यसभा का, विधान परिषद का और विधानसभा का, और उनके सदस्यों का कार्यकाल, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। पद की शर्तें क्या हैं, उनकी संरचना क्या है, उनका गठन क्या है, शक्तियां क्या हैं। जैसे विधानसभा की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष की क्या शक्तियां हैं, विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के सभापति की क्या शक्तियां हैं। तो प्रत्येक सदन में, आप कोई भी 4 सदन हैं, आप किसी भी सदन की बात करें, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको सब में पढ़ना है। तो उस पर एक एक बिंदु करके आते हैं और बहुत विस्तार से आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं संरचना में। तो संरचना में आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि क्योंकि राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। कोई राज्य छोटा है, कोई मिजोरम त्रिपुरा है, तो कोई उत्तर प्रदेश बिहार और महाराष्ट्र जैसा है। तो चूंकि जनसंख्या अलग अलग है, इसलिए कॉमन सी बात है कि सीटों के बंटवारे भी अलग अलग होंगे। तो पहली चीज तो याद रखें कि विधानसभा में जो सीटों के बंटवारे हैं, यानी किस प्रदेश में, किस राज्य में कितनी सीटें आवंटित होंगी विधानसभा के सदस्यों की, वो उस राज्य की जनसंख्या पर आधारित है। तो पहली चीज तो याद रखें कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। अब किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर होता है, यह भी प्रश्न आता है। तो एक ये फैक्टर याद रखें कि 42वें संविधान संशोधन से, वैसे मोटी चीज तो आपको ये याद रखनी है कि 1971 की जनसंख्या या जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन होता है, 1971 की जनगणना के आधार पर। और यह किस संविधान संशोधन में प्रावधान दिया गया, तो यह भी याद रखें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान दिया गया कि जिस जनसंख्या के आधार पे, राज्यों की जिस जनसंख्या की हम बात करते हैं, जिस जनसंख्या के आधार पे सीटों का आवंटन किया जाएगा, सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी, तो वो जनसंख्या भी एक पर्टिकुलर जनगणना की उठाई जाएगी, और वो पर्टिकुलर जनगणना है 1971। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, किस वर्ष की जनगणना के अनुसार पर विधानसभा के सीटों का आकलन किया जाता है। तो एक तो यह प्रश्न बहुत गंभीरता से याद रखें। दूसरा, इसमें एक और प्रश्न ऐड हो चुका है 2001 से, कि 2001 में एक संविधान संशोधन और किया गया, और उसमें यह कह दिया गया कि ये जो 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जा रहा है या सीटों का निर्धारण किया जा रहा है, ये 2026 तक किया जाएगा। तो इससे 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनको बिल्कुल बिंदुवार समझें। देखिए, सबसे पहली चीज तो यही समझिए कि जनसंख्या के आधार पर राज्यों में सीटों का बंटवारा होता है, जनसंख्या के आधार पर। मोटी चीज, जनसंख्या किस वर्ष की, जनसंख्या 1971 की। 1971 की जनसंख्या किस संविधान संशोधन के तहत ऐड करी गई, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। फिर बाद में इसको बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया, और किस संविधान संशोधन से किया गया, तो 84वें संविधान संशोधन 2001 से इसको बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया। ये 3 बिंदु बहुत गंभीरता से याद रखें। इसमें मुख्यतः आपका जो दूसरा और तीसरा बिंदु है, पहला बिंदु तो खैर साधारण है, जनसंख्या के आधार पर निर्धारण होता है, लगभग सब जानते हैं, प्रश्न यहां से ना के बराबर आते हैं। लेकिन ये जो दूसरा और तीसरा बिंदु है, थोक के भाव यहां से प्रश्न आते हैं। ऐसी शायद ही कोई परीक्षा हो जिसमें विधानसभा से या राज्य के प्रश्नों से प्रश्न उठाए गए हों और ये प्रश्न कभी ना कभी ना डाला गया हो। तो इन 2 बिंदुओं को बहुत विशेषता से याद रखें। चौथे नंबर पर आइए, ये तो वो आंकड़े हैं कि किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर उठाया जाएगा, क्या संविधान संशोधन रहे, और ये 2 मोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी है कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन होगा राज्यों में। अब सीटें कितनी होंगी, इस पे भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें हैं। यह तो पूछता ही है कि महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, यूपी में कितनी सीटें हैं। कई बार तो क्या करता है, लाइन से सारी सीटें लगा देता है, 4, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इधर सीटें दी हुई हैं और मैच कराता है। ये भी प्रश्न आते हैं इस प्रकार के। और एक प्रकार का ये भी प्रश्न आता है कि अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं और न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो ये 2 फिगर बहुत विशेषता से याद रखें कि ये जो जनगणना के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे जो सीटों के आवंटन होंगे, उनमें भी अधिकतम और न्यूनतम का एक एलिमेंट लगाया गया है, एक बैरियर लगा है कि 500 से अधिक सीटें नहीं होंगी किसी भी कंडीशन में, किसी भी राज्य में, और 60 से कम भी नहीं होंगी। तो ये 2 चीजें याद रखें, अधिकतम सीटें
500 से ज़्यादा नहीं हो सकती, न्यूनतम 60 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसे ही सवाल पूछ देता है पेपर में कि विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 300, 400, 500, 550। न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती हैं, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा 40, 50, 60, 70। तो ये चीज़ें विशेषता से याद रखें। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 60, इसके बहुत सारे अपवाद हैं, इसके बहुत सारे अपवाद हैं। जैसे आप अगर गोवा में जाएं तो वहाँ 30 सीटें हैं, आप सिक्किम में जाएं वहाँ 32 सीटें हैं, मिजोरम में जाएं वहाँ 40 सीटें हैं। तो कुछ अपवाद भी हैं यहाँ पे। ये जो फिगर है 60 का, इसके कुछ अपवाद भी हैं, वहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये दो फिगर आप याद रखें, ठीक है। तो ये हो गया आपका संरचना के विषय में कि विधानसभा की संरचना का प्रारूप क्या है। अब आते हैं चुनाव की पद्धति के विषय में। तो देखिए, चुनाव की पद्धति के विषय में आपको जो मोटी बात याद रखनी है वो ये है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, दो चीजें मोटी याद रखें। पहली ये कि ये दोनों हाउस ऑफ पीपल हैं, यानी लोगों के सदन हैं। आम जनता वहां बैठती है जाके चुन के। आम जनता से मेरा मतलब है कि आम नागरिक खड़ा होता है और हमारे आपके जैसे आम नागरिक उसको जिताकर भेजते हैं वहां, लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, आम जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो प्रत्यक्ष वोटों के द्वारा, यानी सीधे वोटिंग करते हैं हम लोग। भाई आप राज्यसभा में क्या वोटिंग करते हैं, राज्यसभा के प्रतिनिधियों को चुनते हैं, विधान परिषद के प्रतिनिधियों को चुनते हैं। आम नागरिक चुनता है? नहीं चुनता है। आप तो चुनते हैं विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए आप एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। तो क्योंकि आप चुनते हैं यानी आप वोट डालते हैं, तो आप वोट डालते हैं तो आप डायरेक्ट वोट डालते हैं, प्रत्यक्ष वोट डालते हैं। तो एक सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखें कि जो प्रत्यक्ष मतदान आप सुनते हैं, प्रत्यक्ष मतदान, वो सिर्फ दो जगह आप अलाउ करते हैं, लोकसभा में और विधानसभा में, क्योंकि ये दोनों ही लोगों के सदन हैं, आम सदन हैं। तो प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब बहुत कॉमन सी बात है, 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं और जोड़ देता हूँ, हालांकि आप आगे जब पढ़ेंगे, जब आप संविधान संशोधन के विषय में पढ़ेंगे तो बड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो वयस्क मताधिकार लिखा हुआ है, पहले तो इसका अर्थ समझिए आप। इस वयस्क मताधिकार का मतलब है कि वर्तमान में 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक नागरिक वोटर है, यदि नहीं है तो उसको वोटर बनने का अधिकार है। तो 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक वोट डालते हैं। तो वयस्क की उम्र क्या है? 18 वर्ष। तो वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान होता है। अब मैं आपको यहाँ पे वयस्क मताधिकार का थोड़ा और मतलब समझा दूँ। पहले हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार की जो एज थी, उम्र थी, वह 21 वर्ष हुआ करती थी। और 61वें संविधान संशोधन 61वें संविधान, आप नोट भी कर सकते हैं, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वह 18 वर्ष कर दी गई, 21 से 18 कर दी गई। तो वयस्क मताधिकार का मतलब है कि 18 वर्ष से ऊपर के सारे लोग वोट देंगे और प्रत्यक्ष मताधिकार का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष मतदान करेंगे। प्रत्यक्ष मतदान याद रखें। और वयस्क मताधिकार, सार्वभौम मताधिकार। देखिए सार्वभौम का मतलब सबका एक वोट, प्रत्येक व्यक्ति का, कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो और कितना भी गरीब व्यक्ति हो, सबके वोट की कीमत एक है, सभी के वोटों की कीमत समान है। लेकिन ऐसा राज्यसभा में नहीं होता। राज्यसभा में आपने पढ़ा है, मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया है कि वहां पे सार्वभौम मताधिकार नहीं होता। अर्थात एमएलए की वोट की कीमत अलग है, एमपी के वोट की कीमत अलग है। यानी जब आप राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं, राज्यसभा त्रुटिवश बोल गया, जब आप राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं, आपसे मतलब एमएलए और एमपी, तो वहां एमएलए के वोट की कीमत अलग है, एमपी के वोट की कीमत अलग है, अलग अलग राज्यों के वोट की कीमत अलग है। लेकिन यहां पे सार्वभौम मताधिकार होता है, अर्थात सभी वोटों की कीमत एक समान है, व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, एक वोट की कीमत समान होती है। तो ये दो चीजें आप याद रखें चुनाव पद्धति से। अब देखिए एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण, इसके विषय में कुछ प्रावधान है कि राज्यों की जनसंख्या के अनुसार ही सीटों का आवंटन होता है और एससी और एसटी की सीटों का आवंटन भी राज्य की जनसंख्या के अनुसार ही होता है। लेकिन यहाँ दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला कि राज्यों में सीटों का, किनकी, एससी और एसटी की सीटों का आवंटन किस आर्टिकल में है,
और जैसा मैंने आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल में बताया कि राष्ट्रपति भी एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है और राज्यपाल भी एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है विधानसभा में। तो वो जो एक एंग्लो इंडियन है वो और SC ST की सीटें जो आवंटित होंगी राज्यों में, वो इन दोनों के अनुच्छेद बहुत पूछता है, तो इन दोनों के अनुच्छेद याद रखें। राज्य की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन, कौन सी सीटें, ST और SC। ST गलत लिख गया मैं यहाँ, दोनों ही इसको रेड से कर देता हूं, SC और ST के लिए। तो सीटों की व्यवस्था 332 आर्टिकल 332 में करी गई है और राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाएगा, ये 333 में है। ये दो चीजें याद रखें, ये आर्टिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स लगाते हैं, अलजेब्रा लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपके फार्मूलास क्लियर नहीं है, अगर आपका ट्रायंगल पे कमांड नहीं है, अगर आपका ट्रायंगल पे कमांड नहीं है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पे बहुत अच्छा कमांड नहीं है, तो आप प्रश्नों को उतने मजेदार तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में जितना मजे से आप इन चीज़ों को समकोण त्रिभुज पे अच्छी कमांड बनाने की बात कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर संविधान में आपकी संविधान के अनुच्छेदों पे कमांड नहीं है, अगर अनुच्छेद आर्टिकल्स आपको याद हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अंदर का मसाला भले ही आप भूल रहे हैं, भले ही मिस हो रहा है, फिर भी आप बहुत गंगा पार कर जाएंगे, काफ़ी आगे आप निकल जाएंगे फिर भी। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे तो काम करें ही अच्छे से, लेकिन अनुच्छेद बिल्कुल ना छोड़ें। तो ये आपके दोनों अनुच्छेदों का। कार्यकाल पर आइए, देखिए कार्यकाल के विषय में आपको मोटी मोटी 3 चीज़ें याद रखनी है। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लोकसभा का भी 5 वर्ष होता है और विधानसभा का भी 5 वर्ष होता है। 2 फैक्टर आपको यहाँ याद रखने हैं। 5 वर्ष सामान्य कार्यकाल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 5 साल से पहले ये विघटित नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, 5 साल से पहले ही विघटित हो सकती है। और 2 कंडीशंस याद रखनी है। क्या? एक कि अगर 356 लग जाती है या 365 लग जाती है, 356 क्या है, तो आपने आपातकाल में मुझसे पढ़ा है कि 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रपति, 352, 356 और 360। अब देखिए ये तो राष्ट्रीय आपातकाल है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल होता है, और ये जो 356 है ये राज्यों में लगाया जाता है राज्यपाल की सिफारिश से, लगाता राष्ट्रपति है। तो अगर 356 की कोई स्थिति है तो उस कंडीशन में भी इसको विघटित किया जा सकता है पहले, और अगर 352 की स्थिति है तो वहाँ भी ये कार्य हो सकता है। तो ये जो दूसरा और तीसरा बिंदु है ये बहुत विशेषता से आप याद रखें कि दूसरे बिंदु में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल में, पहले दूसरा बिंदु पढ़ें, राष्ट्रपति शासन। देखिए मैंने जो आपको दूसरा वाला बताया 356 राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की सिफारिश में राष्ट्रपति लगाता है। तो अगर कोई संवैधानिक रूप से राज्य में सरकार चलाने में विफल है तो राष्ट्रपति शासन की स्थिति में 5 वर्ष से पूर्व भी समाप्त हो जाता है, विघटित हो जाता है क्या, इसका कार्यकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है अभी बताया मैंने आपको, 352। तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसको संसद के द्वारा, देखिए एक एक शब्द से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, संसद के द्वारा। एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए। कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल की समाप्ति पर कितने समय से अधिक के लिए विस्तार नहीं किया जा सकता, 6 माह से अधिक के लिए। अर्थात अगर 356 लगती है तो पहले ही विघटन हो सकता है, राष्ट्रपति उसका पहले ही विघटन कर सकता है राज्यपाल की अनुशंसा पे। और अगर 352 लगती है यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, 352 की स्थिति में उसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। ये 2 चीज़ें याद रखें। तीसरी ये याद रखें कि अगर आपातकाल खत्म हो गया, 352 की समाप्ति हो गई, तो उसे किसी भी कीमत पे 6 महीने से ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये 3 फिगर संसद इसका निर्धारण करती है,
1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है एक बार में, ये 1 वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, और समाप्ति के बाद आपातकाल के 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ये 3 बिंदु आप कार्यकाल से यह याद रखें। और अब आते हैं हम सदस्य की योग्यता के ऊपर। देखिए सदस्य की वही योग्यता, 2 चीज़ें याद कर लें। आप कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, तो 2 फैक्टर याद रखें। पहला, जो निचला सदन है, भाई निचला सदन कौन सा है? लोकसभा है, विधानसभा है। तो जो निचला सदन है उसकी योग्यता का वर्ष भी निचला होगा, यानी 25 वर्ष। तो लोकसभा में भी सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधानसभा में भी सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। जो उच्च सदन है यानी राज्यसभा या विधान परिषद, तो वहाँ उच्च आयु यानी 30 वर्ष, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों में ही सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष। तो निम्न सदन में निम्न आयु यानी 25 वर्ष, उच्च सदन में उच्च आयु यानी 30 वर्ष, ऐसे याद रखें। तो 30 वर्ष की आयु नहीं, यहाँ पे 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु आपके विधान परिषद के मसले में है। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये चीज याद रखें। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखिए विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होता है, इससे तो खैर प्रश्न कम आते हैं, तो कॉमन सी बात है। विधानसभा का अध्यक्ष अंदर के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, उपाध्यक्ष भी अंदर के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। पहली चीज़ याद रखें, जो भी सदस्य बैठे होते हैं, जैसे हम बात करें विधानसभा की, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं। तो 403 सदस्यों में ही एक विधानसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है उन सदस्यों के ही द्वारा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये याद रखें कि उनका निर्वाचन कौन करता है, आपस में ही वो लोग निर्वाचन करते हैं, सदस्य ही निर्वाचन करते हैं। दूसरी चीज़ क्या याद रखें कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र कैसे देगा। अब आप लोकसभा के चैप्टर पर जाइए तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष किसको देगा, वो अध्यक्ष को देगा। तो ये क्रॉस सेक्शन आप यहां भी याद रखें। विधानसभा अध्यक्ष अपना लिखित त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा और विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना लिखित त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को देगा। यह मोटी चीज यहां आप याद रखें। देखिए क्वेश्चन में पता आपको कैसे फंसाएगा। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। अब देखिए प्रैक्टिस से क्या आता है। अब जैसे आपने भी पढ़ा और आपको याद हो गया और थोड़ी देर तो आपको याद ही रहेगा, फिर तो आप भूल जाएंगे बाद में। अगर रिवीजन नहीं करेंगे और रिवीजन करेंगे तभी नहीं आ पार होगी आपकी। तो आज जैसे आपने पढ़ा और पढ़ा भी और भूल गए, अब क्वेश्चन आपको दिखा पेपर में, अब क्वेश्चन में ऑप्शन वो ऐसे रखेगा कि वहां आपको अध्यक्ष तो नहीं ही याद आएगा। जैसे उसने प्रश्न क्वेश्चन आपसे पूछा कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, अब वो ऑप्शन में उपाध्यक्ष भी डालेगा क्योंकि वो सही उत्तर है, लेकिन शुरुआत करेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, उपाध्यक्ष। अब आपके दिमाग में सबसे पहले तो खोपड़ी आपकी गूंजेगी राष्ट्रपति पे। आप में से काफ़ी सारे बच्चे तो राष्ट्रपति लगा देंगे, कुछ प्रधानमंत्री भी लगाएंगे, कुछ ही बच्चे होंगे जिनके तुक्के सही लगेंगे उपाध्यक्ष पे, जिनको कन्फर्म पता वो तो उपाध्यक्ष ही लगाएंगे। तो यहाँ पे बड़ा ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको तब खलते हैं जब आप पीटी दे के आते हैं और फिर माथा पटकते हैं कि 3 नंबर से रह गए या 4 क्वेश्चन गलत ज़्यादा हो गए या 2 ही क्वेश्चन गलत ज़्यादा हुए। हमारे एक मित्र हैं, वो कुछ नंबर से कई बार रह गए, कुछ नंबर से। तो वो क्यों रह जाते हैं या उनके जैसे और बहुत सारे छात्र क्यों रह जाते हैं? तो ऐसा नहीं वो मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, सब करते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन उनके रह जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। देखिए जो 1-2 क्वेश्चन से रह जाते हैं वो बहुत कठिन सवाल नहीं गलत करके आते। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, परीक्षा में आपकी नैया कठिन प्रश्न कभी नहीं डुबाएंगे, सरल प्रश्न ही आपको ले डूबेंगे, सरल प्रश्न ही आपके पेपर की नाश मारेंगे। ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कठिन में तो आप काम करके गए बहुत ज़्यादा। इस प्रकार के जो सरल प्रश्न हैं उनको आपने बहुत लाइटली लिया है,
यही 2-3 आपके गलत होंगे और अगले साल भी आप पीटी देंगे, सेम काम वही करेंगे आप, और सही वाले कठिन वाले सब सही करके आए हैं आप। तो ये नाजुक क्वेश्चंस को बहुत गंभीरता से आप पढ़ें। आते हैं अगले बिंदु पे, विधानसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर संकल्प पारित करके इसको हटा भी सकते हैं, पहले भी ये हट सकता है 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर, ये याद रखें बिंदु। तो ये है आपका विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बेसिक चीज़ें याद रखनी है। अब कुछ शक्तियां भी हैं विधानसभा अध्यक्ष की, जैसे बाकी सभापति की शक्तियां हैं, हम केंद्र में बात करें तो वहाँ पे राज्यसभा के सभापति की शक्तियां हैं, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां हैं। तो इसी प्रकार ये भी एक सदन है और इस सदन के भी अध्यक्ष की यानी विधानसभा अध्यक्ष की कुछ शक्तियां हैं, उसको आप पढ़ें। देखिए, आप अगर लोकसभा पढ़ें तो लोकसभा में आपने जो लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां पढ़ी हैं लगभग वही सब शक्तियां हैं। जैसे लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है, ये भी बुला सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये भी राज्य के मसले में समान अधिकार रखता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास कई ऐसी ताकतें होती हैं, कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो बिल्कुल समान होती हैं विधानसभा के अध्यक्ष से। तो वो बिंदुवार आप पढ़ लें और उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप पेपर में एज इट इज देखेंगे। देखिए, गणपूर्ति या कोरम, अब क्या होता है ये गणपूर्ति या कोरम, अभी बताते हैं। इसके अभाव में बैठक को स्थगित कर सकता है। गणपूर्ति का मतलब होता है 1/10, कोई भी सभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, अगर राज्यों की बात करें तो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, एक गणपूर्ति होती है। और गणपूर्ति का मतलब होता है उस सभा के 1/10 सदस्य। अगर 1/10 सदस्य सभा में नहीं है, बैठक में नहीं है, तो उसको यह अधिकार होता है। हम यहाँ विधानसभा पढ़ रहे हैं तो विधानसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि अगर कोरम ही पूरा नहीं है, मान लो 403 सदस्य होने चाहिए और 403 के 1/10 यानी 40-41 भी नहीं बैठे हुए हैं, तो बैठक को स्थगित कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया स्थगित। अब मैंने आपको पढ़ाया है अपने विधान परिषद के या उससे पहले के एक चैप्टर में बताया है, 4-5 शब्द हैं जो आपको बार बार इसमें सुनने को मिलेंगे। आप लोकसभा पढ़ें, राज्यसभा पढ़ें, विधान परिषद पढ़ें, विधानसभा पढ़ें, कहने का मतलब राज्य या केंद्र के सदनों के बारे में पढ़ेंगे तो 4-5 शब्द बार बार सुनेंगे आप। स्थगन, विघटन, सत्रावसान, कोरम, ये बार बार आप पढ़ेंगे। आहूत, तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखें, सत्र का आहूत करना, बहुत ध्यान से सुने, लिख भी लें अगर वो नहीं देखे हैं लेक्चर, अगर देखे भी हैं तो भी एक बार रिवाइज मारें मेरे साथ। सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रावसान करना और सत्र का विघटन करना, ये जो 3 चीजें हैं, पुनः रिपीट कर रहा हूं, सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रावसान करना और सत्र का विघटन करना, ये 3 कार्य होते हैं कार्यपालिका अध्यक्ष के। यानी अगर केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति के, राज्य की बात करें तो राज्यपाल के। केवल एक काम है जो आपकी लोकसभा अध्यक्ष या यहाँ की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष का है, वो है स्थगन, यानी स्थगित कर सकता है, सिर्फ स्थगित कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। देखिए, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करना इसलिए भी जरूरी है कि आप, चलिए यहाँ पे रट भी लेंगे और रट के आप जो है पीटी में छक्का मार देंगे, लेकिन मेंस जब आप लिखेंगे तो मेंस में अगर आपकी राजनीतिक शब्दों पे, राजव्यवस्था के शब्दों पे पकड़ नहीं है, शब्दों के अर्थ ही नहीं पता है, तो कहीं पे कुछ लिख देंगे, कहीं पे कुछ लिख देंगे, लेकिन उसको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक करेगा वो तो आपकी अज्ञानता एकदम एक झटके में पकड़ लेगा और उसको लगेगा कि आप चूतिया बना रहे हैं उसे, तो जो अच्छा भी लिखे हैं उसको भी गोड़ देगा। तो बहुत शब्दों पे बहुत विशेषता से ध्यान रखें। ये लेखपाली का नहीं आप मेंस देने जा रहे हैं, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक शब्द पे ध्यान देना है आपको। तो ये स्थगन से मैंने आपको बताया, वो याद रखें, स्थगन ही वो कार्य होता है जो लोकसभा अध्यक्ष या यहाँ की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। बाकी सत्र का आहूत करना, सत्र को विघटित करना या सत्र का सत्रावसान करना, ये तीनों ही काम कार्यपालिका अध्यक्षों के यानी केंद्र में राष्ट्रपति के और राज्य में राज्यपाल के होते हैं। सामान्य स्थिति में मत नहीं देता, सामान्य स्थिति में मत नहीं देगा, लेकिन बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देगा, ये याद रखें, सामान्य स्थिति में मत नहीं देता। सदन के नेता के आग्रह पे गुप्त बैठक बुला सकता है, ये भी आपने पढ़ा पहले। अध्यक्ष ही तय करेगा कि विधेयक
धन विधेयक है या नहीं। अब देखिए, धन विधेयक के विषय में मैंने बिल्कुल सेपरेट चैप्टर एक बनाया है, बहुत ही एंटर होके उसको पढ़ाया है और इतना स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, आप जाके लेक्चर देखें। अगर आपने धन विधेयक के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ा, अगर विधेयक के बारे में भी आप नहीं जानते हैं कि विधेयक क्या होता है, बिल क्या होता है, कैसे बिल पास किया जाता है, बिल के कौन कौन से प्रावधान होते हैं, तो आप सिर्फ समझेंगे नहीं, किसी को पढ़ाने की स्थिति में आ जाएंगे। इस स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने विधेयक को पढ़ाया है। तो आप वहाँ जाके देखें कि धन विधेयक के विषय में या अन्य विधेयकों के विषय में क्या प्रावधान है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखें कि अध्यक्ष यानी विधानसभा अध्यक्ष ही ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अब धन विधेयक क्या होते हैं, धन विधेयकों के प्रकार क्या हैं, किन किन पहलुओं पे विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है, ये बहुत विस्तार से जानने के लिए आपको विधेयक के चैप्टर को देखना होगा। वो चर्चा यहाँ संभव नहीं, वो बहुत लंबा टॉपिक है। दल बदल उपबंध, एक दल से दूसरे दल छलांग मार के पहुंच जाना के आधार पर किसी सदस्य की निर्भरता का प्रश्न का निपटारा भी यही करता है। कौन? विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा की सभी समितियां, बहुत सारी समितियां होती हैं, तो सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। यह एक प्रावधान याद रखें। जैसे हमने केंद्र में पढ़ा कि केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष ही सारी समितियों के। अब समितियां आपकी स्थायी समितियां हैं, अस्थायी समितियां हैं। अस्थायी समितियों में बहुत सारी प्रकार की समितियां होती हैं। स्थायी समितियों में भी केवल लोग वित्तीय समिति ही पढ़ लेते हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, तो बहुत सारी समितियां हैं, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाई हैं। देखिए, आप प्लेलिस्ट पे जाके किसी वीडियो को जो आपने पढ़ रखा है, कोई भी आपने लेक्चर ऐसा है जो आपने पढ़ रखा है, देख रखा है और उसमें थोड़ा भी डाउट है, तो आप उस पर्टिकुलर लेक्चर को एक बार जाके देखें। मुझे 100% उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ नया तो पाएंगे ही उस लेक्चर में जो आप देखेंगे मेरे चैनल पर। इस चीज़ की कहीं ज़्यादा उम्मीद है कि आपने कितनी भी अच्छी समझ विकसित की हो उस लेक्चर की, उस टॉपिक की, पहले से कहीं और से देख के, वो समझ आपकी दुगनी होगी लेक्चर में आके। क्योंकि सारा खेल, देखिए, लिख देना सारा खेल नहीं है। सारा खेल ये है, इसको आपकी खोपड़िया में घुसेड़ना, आपकी समझ विकसित करना। लिखा ये सब है किताबों में। किताबों में क्या नहीं लिखा है? यहाँ मास्टर के अपने पास से लिख रहा है। ये मास्टर ने भी तो किताबों से पढ़ा है। मास्टर कहाँ से लिख रहा है? मेन काम है आपके दिमाग में एंटर कराना ये चीज़ें, कि आपने पढ़ तो लिया कि विधेयक धन भी होता है, वित्त भी होता है। अब होता क्या है सुने तो आप 500 बार हैं, धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक। क्या होता है धन विधेयक? चलो ये भी आपको सतही समझ में आ गया कि धन से जुड़ा हुआ मसला है, तो धन से जुड़े हुए तो सारे विधेयक हैं। ऐसा कौन सा विधेयक है जिसमें धन नहीं लगता? भाई हर विधेयक में धन ही तो लगता है। कोई भी बिल जो सरकार पास कराती है, भले साधारण विधेयक हो, वो काम तो धन से ही होगा। तो अंदर का जो मसाला है, कॉन्सेप्ट जो है, रटना बहुत आसान है, लेकिन जब तक अंदर घुस के कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक सीखेंगे भूलेंगे, सीखेंगे भूलेंगे, यही चलेगा खेल। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप प्लेलिस्ट पे जाके चैनल की कॉन्टिन्यूअस मोड में सारे लेक्चर्स देखिए, संविधान सभा से लेके, और आज हमारा सफ़र ये विधानसभा पर आ चुका है। कुछ लेक्चर्स ही बचे हैं, पूरी राज्य व्यवस्था आपकी लगभग ख़त्म होने वाली है। और कहीं भी कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, और बहुत जल्दी अगले चैप्टर के साथ, अगले लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक ऐसे ही मन लगा के पढ़े रहिए। धन्यवाद।